नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल रिवाइंड यूट्यूब चैनल के एक नए लेक्चर में। कल हमने पढ़ा था इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। उसका हमने पार्ट 1 ख़त्म किया था, जहां पे हमने 4 इंडेक्स प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट ऑफ सॉइल और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने 4 चीज़ें डिस्कस की थी। कुछ चीज़ें बची रह गई थी जिसको हम आज डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, जिसमें कौन कौन सी इंडेक्स प्रॉपर्टी हैं। कंसिस्टेंसी है आपकी, सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी, एक्टिविटी और कोलैप्सिबिलिटी। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो पहला है हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। तो कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल होता है आपका डिग्री ऑफ फर्मनेस या ईज विथ विच सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड। मतलब कितने ईज के साथ हम सॉइल को डिफॉर्म कर सकते हैं, वो होते हैं आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल या डिग्री ऑफ फर्मनेस, मतलब कितना फर्म है सॉइल। ये आपका कहलाता है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। ये यूज होता है, ये टर्म आपका जो यूज होता है ये होता है फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए, यानी कि जिनका साइज आपका 75 माइक्रोन से कम है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के लिए ये जो आपने एक कर्व देता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल में जब फाइन ग्रेन में हम क्या होता है वाटर कंटेंट को हम जब बढ़ाते हैं कि आपका कोई ड्राई सॉइल है उसमें वाटर कंटेंट आप चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करने पे क्या क्या स्टेज चेंज होते हैं, कौन कौन से स्टेज आते हैं सब्सिक्वेंट स्टेजेस में, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले। तो उसके लिए हम पहले कर्व देख लेते हैं कंसिस्टेंसी वाले का। तो हम कर्व ये देखते हैं। तो ये कर्व है आपका कंसिस्टेंसी कर्व। तो कंसिस्टेंसी कर्व में क्या होता है, जैसे ये कर्व आपका कंसिस्टेंसी कर्व है जिसको दिया था अटरबर्ग ने, डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स को भी अटरबर्ग ने दिया था और ये कर्व भी अटरबर्ग ने दिया था। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि क्या है कि जब आपका एक ड्राई स्टेट है, जब आपका वाटर कंटेंट जीरो है, तो वॉल्यूम क्या है आपका ड्राई वॉल्यूम है। जो आपका सॉइल का वॉल्यूम है आपका क्या है, ड्राई वॉल्यूम के बराबर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वाटर कंटेंट जब बढ़ना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इनिशियली में अब वाटर आपका जो जा रहा होगा वाइट्स में जा रहा होगा, सॉइल सॉइल के वाइट्स में जा रहा होगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि आप ये फुली सेचूरेट नहीं हो जाता तब तक वाइट्स में जाता रहेगा। तो इस स्टेज में आपका सॉइल जो रहेगा वो सॉलिड स्टेज में रहेगा। और जो ये एंड होगा वो एंड होगा उस स्टेज पे, जिस स्टेज पे जिस वाटर कंटेंट में एंड होगा उसको हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट, और उसको डिनोट करते हैं WS से। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉइल का ट्रांजिशन हो जाएगा सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में। अब इसके बाद फिर आपको क्या होगा, आपका सॉइल पूरी तरह से सेचूरेट हो चुका है। अब आप और वाटर कंटेंट आप ऐड करते जाते हैं उसमें, तो वाटर कंटेंट ऐड करेंगे आप उसमें, तो एक सुपर सेचूरेशन का स्टेज बनेगा। मतलब कि आपका डिग्री ऑफ सेचूरेशन अभी भी 100% ही है, लेकिन अब क्या कर रहा है, आपका सॉइल सॉलिड को वाटर रिप्लेस करने लग रहा है। वाटर आपका सॉइल सॉलिड को रिप्लेस करने लगेगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन जो आपका है वो बढ़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन आपका बढ़ेगा और फिर आपका जो सॉइल है आपका ट्रांसमिशन हो जाएगा सॉलिड से सेमी सॉलिड स्टेज में। और सेमी सॉलिड स्टेज तब तक चलेगा जब तक तुम्हारा ये आपका प्लास्टिक लिमिट नहीं आ जाता। प्लास्टिक लिमिट के बाद ये सॉइल आपका ट्रांजिशन करेगा आपका प्लास्टिक स्टेट में, और फिर आ जाएगा लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट के बाद आपका सॉइल ट्रांजिशन करेगा लिक्विड स्टेट में, जब आपका सॉइल फ्लो होने लगेगा, उसमें एक टेंडेंसी आ जाएगी फ्लो होने की। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से मतलब किस तरह से स्टेजेस चेंज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वाटर कंटेंट चेंज होने के हिसाब से, ये हमने देखा। अब इसको हम डीप फिर हम क्या करते हैं, डीप में डिस्कस करेंगे आगे, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को अलग अलग कौन कौन से लिमिट हैं, इन तीनों लिमिट को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लिमिट डिस्कस करेंगे लिक्विड लिमिट। पहला लिमिट हम जो डिस्कस करेंगे वो है लिक्विड लिमिट। तो ठीक है, और बाकी ये इसको अटरबर्ग ने दिया था, ये आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया कि अटरबर्ग लिमिट्स या पूछ सकता है कब होता है। तो अब आपने ये देखा होगा कि जब आपका सॉइल आपका जब है एक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी से दूसरी स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में जा रहा है, तो जो आपको एक लिमिट मिल रही है वो लिमिट ही आपको अटरबर्ग लिमिट कहलाती है। जैसे आपका हो जाएगा पहला श्रिंकेज लिमिट है, दूसरा आपका हो जाएगा प्लास्टिक लिमिट, उसके बाद लिक्विड लिमिट। तो यही चीज़ आपका अटरबर्ग लिमिट कहलाती है, क्योंकि ये चार्ट अटरबर्ग ने दिया था। अब जो आपने देखा होगा कि ये सॉलिड स्टेज के बाद जो आपका कर्व आ रहा है, सॉलिड स्टेज के बाद आपका जो ग्राफ आ रहा है ये क्या आ रहा है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है और एक कंटिन्यूस है। मतलब कि इसका स्लोप भी क्या होगा, स्लोप भी आपका एक कांस्टेंट स्लोप होगा। तो इसी को आपने दिखाया है, इसी को हमने दिखाया कि dy/dx इक्वल टू VL - BP अपॉन WL - WP इक्वल टू BP - BD अपॉन WP - WS
इक्वल टू VL-VD अपॉन WL-WS इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये दिखाया है हमने। अब हम डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स को स्टडी करते हैं। पहला है आपका लिक्विड लिमिट। हम लिक्विड लिमिट से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। लिक्विड लिमिट क्या है? लिक्विड लिमिट वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिस पे सॉइल में टेंडेंसी आ जाती है फ्लो होने की। मतलब इस लिक्विड मतलब इतने वाटर कंटेंट के बाद लिक्विड आपका सॉलिड में एक टेंडेंसी आ जाती है फ्लो होने की। जब सेल उसमें फ्लो होने की टेंडेंसी आ जाएगी तो शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। और वो नेग्लिजिबल शियर स्ट्रेंथ जो होता है वो होता है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और ये निकालते कैसे? निकालने के लिए आपके हैं कैसाग्रांडे और एसटीएम टूल है। कैसाग्रांडे में आपका होता है 12 mm का आपका होता है, क्या कहते हैं, ग्रुप करता है। और एसटीएम में आपका 11.7 mm का ग्रुप करता है। और अब इसमें होता क्या है कि आप एक कप में सॉइल को रखते हैं और उसमें वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको हम एक ग्रुप काटते हैं। एसटीएम टूल या कैसाग्रांडे टूल जिससे भी कर रहे हैं, उसके बाद हम एक ग्रुप काटेंगे। ग्रुप काटने के बाद हम इसको क्या करेंगे, उसको ड्रॉप करेंगे, कप को ड्रॉप करेंगे रबर बेस पे ड्रॉप करेंगे। और जो ड्रॉपिंग की हाइट होती है वो होती है 10 mm, मतलब 10 mm या 1 सेंटीमीटर से हम ड्रॉप कर रहे होते हैं। और फिर हमें देखना होता है कि भाई, जैसे हमने देखा कि ये वाटर कंटेंट हमें पता है कि इतना वाटर कंटेंट, हम वाटर ड्राइंग से पता कर लेंगे। तो वाटर कंटेंट हमें पता हो जाएगा। अब हमें देखना है कितने नंबर ऑफ ब्लो पे ये, मतलब कितने बार ये गिरेगा, ये कप कितनी बार गिरेगा, मतलब कितने नंबर ऑफ ब्लो पे ये वो ग्रुप को फिल कर देगा, वो हम नोट कर लेंगे। तो डिफरेंट वाटर कंटेंट के हिसाब से डिफरेंट नंबर ऑफ ब्लो निकाल लेंगे। तो यहाँ से कर्व बन जाएगा। तो फिर इस कर्व से हम निकालेंगे आपका लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट आपका डिफाइंड होता है कि वो वाटर कंटेंट जो सफिशियंट है आपका 25 नंबर ऑफ ब्लो पे आपका ग्रुप को फिल कर दे। यानी वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लो इज कॉल्ड लिक्विड लिमिट। उसको हम लिक्विड लिमिट कहेंगे जो आपका ग्रुप को फिल कर दे। तो अब आपका जो मतलब क्या कहते हैं, आपका जो ग्राफ बनेगा, ये आपका वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लो वाटर कंटेंट के हिसाब से आपका ग्राफ बनेगा। वाटर कंटेंट आपको तो इसमें जो आपका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, उससे आप एक स्लोप आएगा, उससे आपकी जो डिफाइंड होगी एक प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है फ्लो इंडेक्स एक डिफाइंड होगा। एक इंडेक्स आपका फ्लो इंडेक्स डिफाइंड होगा। फ्लो इंडेक्स होता है W1 - W2 अपॉन log N2/N1। तो आपका इससे समझ में आ रहा है कि यदि वाटर कंटेंट आपका ज़्यादा है तो आपको नंबर ऑफ ब्लो कम लगेंगे, और यदि वाटर कंटेंट आपका कम है तो नंबर ऑफ ब्लो ज़्यादा लगेंगे। और ये तो आपका फ्लो इंडेक्स का हो गया फार्मूला। लेकिन अब आपने देखा था कि आपने ये करते टाइम पे आपने ये टेस्ट करते टाइम में आपने क्या कर रहा था, नीचे कप के नीचे आपने रबर बेस यूज किया था। अब रबर बेस को हटा के हम मेटल बेस यूज करते हैं। तो मेटल बेस यूज करते टाइम पे क्या होगा कि इम्पैक्ट, यदि आप 10 mm से 10 mm से गिर रहा है तो अब क्या होगा, ये हार्ड सरफेस है तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो वही वाटर कंटेंट पे कम नंबर ऑफ ब्लो पे ही आपका वो ग्रुप फिल हो जा रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, फ्लो इंडेक्स बढ़ गया। यही चीज़ को हम देखते हैं, यही पूछता है कि यदि आपको रबर बेस को मेटल बेस से हम रिप्लेस कर दें तो आपको फ्लो इंडेक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यानी कि फ्लो इंडेक्स बढ़ जाएगा। और एक होता है कंप्रेसिबिलिटी और लिक्विड लिमिट का रिलेशन। तो लिक्विड लिमिट यदि आपका ज़्यादा होता है, लिक्विड लिमिट किसी सॉइल का ज़्यादा है तो उसका कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होता है। क्योंकि लिक्विड लिमिट ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि वहाँ तक पहुँचने में, उस वाटर कंटेंट तक पहुँचने में आपको ज़्यादा वॉल्यूम तक हो जाएगा। तो क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी। और उस समय क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट आपका कम होता है। और ये एक एम्पिरिकल फार्मूला है निकालने का लिक्विड लिमिट का, इसको पूछा नहीं जाता कहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप एक देख लो कि WL इक्वल टू होता है WI/N/25 के पावर x होता है आपका 0.068 से 1.21 के बीच में। अब दूसरी लिमिट आपकी कंसिस्टेंसी लिमिट है आपकी प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट वो लिमिट होता है जब तुम्हारा सॉइल ट्रांजिशन कर रहा होता है। प्लास्टिक लिमिट क्या था, जब आपका सॉइल ट्रांजिशन कर रहा होता है सेमी सॉलिड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में, जो ट्रांजिशन कर रहा है तो उस समय क्या आ रहा है, आपका प्लास्टिक लिमिट आ रहा है। और जब प्लास्टिक से लिक्विड स्टेट में जा रहा था तो आपका क्या आ रहा था, लिक्विड लिमिट आ रहा था। जब सेमी सॉलिड से सेमी सॉलिड या सेमी सॉलिड से सॉलिड में जा रहा है तो आपका क्या आ रहा है, श्रिंकेज लिमिट आ रहा है। तो ये एक चीज़ ये हो गया। और
इसको हम और कैसे डिफाइन करते हैं, और ये डिफाइन होता है कि वो मिनिमम वाटर कंटेंट, वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पे 3 mm डाया थ्रेड हम विदाउट क्रैक बना सकें, वो होता है आपका प्लास्टिक लिमिट। तो होता क्या है, जैसे आप कुछ ने आपने कोई सॉइल लिया, अभी उसमें वाटर कंटेंट कम है, धीरे धीरे आप वाटर ऐड करते जाओ, तो एक टाइम पे ऐसे आएगा कि आपको क्या होगा, थ्रेड बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप दोनों हथेली के बीच में रख के थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें वो वाला वाटर कंटेंट लेना है, मिनिमम वाटर कंटेंट, उस मिनिमम वाटर कंटेंट पे जिस पे 3 mm डाया थ्रेड बनना स्टार्ट हो जाए विदाउट क्रैक, वो कहलाएगा आपका प्लास्टिक लिमिट। और प्लास्टिसिटी आपकी जो होती है सॉइल की, वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ पार्टिकल के, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल के। इसका मतलब फाइन ग्रेन की जो प्लास्टिसिटी होगी वो कोर्स ग्रेन से ज़्यादा होगी। जैसे आपकी आपकी जो ये होती है मोंटेमोरलोनाइट वगैरह सॉइल्स होती हैं, बेंटोनाइट सॉइल होती है, ये क्या होती है, हाईली प्लास्टिक सॉइल्स होती हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद तीसरा लिमिट आता है आपका श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट में सॉइल पास कर रहा होता है सेमी सॉलिड स्टेज टू सॉलिड स्टेट, या ऐसे कह लो कि सॉलिड स्टेट टू सेमी सॉलिड स्टेज। तो और एक चीज़ जिसको ये भी बोल सकते हो कि आपने ये देखा है, दोबारा देखते हैं, कि आपने ये देखा कि श्रिंकेज लिमिट से नीचे या श्रिंकेज लिमिट से हम क्या करते हैं, श्रिंकेज लिमिट पे आपका सॉइल लगा है, उससे यदि हम कम वाटर कंटेंट हम कम करना स्टार्ट करें, श्रिंकेज लिमिट के बाद हम वाटर कंटेंट कम करना स्टार्ट करें, तो आपके वॉल्यूम को कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, वॉल्यूम हमेशा ड्राई वॉल्यूम ही रह रहा है। तो एक ये भी होता है कि वो वाटर कंटेंट, श्रिंकेज लिमिट वो वाटर कंटेंट है जिसके बाद यदि हम उसके बाद हम फर्दर वाटर कंटेंट को रिड्यूस करें तो आपके वॉल्यूम पे फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी जगह पे देखोगे आप प्लास्टिक लिमिट पे या लिक्विड लिमिट पे यदि वाटर कंटेंट कम कर रहे हो तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है आपका सॉइल मास का। तो एक चीज़ ये भी था आपका श्रिंकेज लिमिट का एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। तो आपका ये हो गया श्रिंकेज लिमिट का। और अब श्रिंकेज लिमिट पे क्या होता है कि सॉइल मास आपका क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, आपने बता ही दिया। और बाकी निकालने का क्या होता है, एक सिंपल फार्मूला जो है वो है WS=W1। इसको कहीं जल्दी पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी याद कर लो, WS=W1 माइनस V1 माइनस VD, WS=W1 माइनस V1 माइनस VD रो W अपॉन MD। तो ये होता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, कहीं पूछता नहीं है। जो याद करने वाला सेकंड वाला पार्ट है कि WS= जो होता है वो होता है 1/R माइनस 1/G। WS=1/R माइनस 1/G। R होता है आपका श्रिंकेज रेशियो, G आपका वही है पुराना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो R श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, गामा D बाई गामा W, यानी कि ड्राई यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। और G आपका तो पता ही होता है, गामा S बाई गामा W होता है, यानी कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब श्रिंकेज रेशियो को हम एक और फार्मूले से लिख सकते हैं। इसमें श्रिंकेज रेशियो का ये फार्मूला लिख सकते हैं कि वॉल्यूम, मतलब दो स्टेज हैं, वन स्टेज और 2 स्टेज है, तो उसके बीच में वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम, और उसका रेशियो विद वाटर कंटेंट में कितना चेंज आ रहा है। तो आर को ऐसे भी लिख सकते हैं V1 माइनस V2 बाई VD अपॉन W1 माइनस W2 इंटू 100। ये हो गया, ठीक है। और यदि हम यही सेकेंड स्टेज आपका ड्राई स्टेज होता तो क्या करते हैं, ड्राई स्टेज यदि होता सेकेंड स्टेज, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, V1 माइनस VD बाई VD अपॉन W1 माइनस WS इंटू 100। अब एक चीज़ आ जाती है हमारा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, जो यहाँ पे हमने डिनोट यहाँ भी कर रखा। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होता है कि वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम। लेकिन इसमें सेकंड स्टेज जो आपका है वो ड्राई स्टेज ही है। तो VS= क्या होगा, V1 माइनस VD अपॉन VD इंटू 100। V1 माइनस VD अपॉन VD इंटू 100, ये होता है आपका VS वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। तो आप इसको श्रिंकेज रेशियो के टर्म में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, VS=R W1 माइनस WS। जैसे आपका R का सेकंड पार्ट देखोगे तो यही है ना, V1 माइनस VD बाई VD को आप रख दो, VS रख दो, तो क्या हो जाएगा, R इंटू W1 माइनस WS क्या आ जाएगा, VS आ जाएगा। तो वही लिखा है, VS=R W1 माइनस WS। तो ये हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। अब 2-3 इंडेक्स आते हैं कि जैसे आपका श्रिंकेज इंडेक्स होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, ये सब इंडेक्स को भी हम देख लेते हैं। तो पहले श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, श्रिंकेज इंडेक्स आपका होता है, आप यहाँ से एक बार देख लो। तो श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, श्रिंकेज इंडेक्स होता है आपका WP माइनस WS। WP यानी प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट जो होता है वो आपका होता है श्रिंकेज इंडेक्स। और लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट आपका जो होता है वो होता है प्लास्टिक इंडेक्स IP, ठीक है। तो ये होता है।
तो श्रिंकेज इंडेक्स IS इक्वल टू होगा तुम्हारा WP माइनस WS, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP इक्वल टू क्या होगा आपका WL माइनस WP। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स के हिसाब से आपको कुछ सॉइल डिफाइंड है कि कब प्लास्टिक होगा, कब नॉन प्लास्टिक होगा, कब लो प्लास्टिक होगा, कब मीडियम प्लास्टिक होगा, और कब सॉइल आपका हाईली प्लास्टिक होगा। ये पूछा भी जाता है, तो इसलिए इसको इस टेबल को याद कर लो। तो यदि आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP आपका 0 है, IP 0 है, तो सॉइल आपका होगा नॉन प्लास्टिक, सॉइल नॉन प्लास्टिक, सॉइल नॉन प्लास्टिक होगा, जैसे कि आपका सैंड हो गया। और आपका यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका यदि है लेस देन 7, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन 7 पे आपका जो होता है सॉइल आपका होगा लो प्लास्टिक। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 7 टू आपका 14 जब होगा, 7 टू 17 पे आपका होगा मीडियम प्लास्टिक, और ग्रेटर देन 17 पे आपका होगा हाईली प्लास्टिक। तो जीरो क्या होता है, जीरो होता है नॉन प्लास्टिक सॉइल्स कौन से होती हैं, जैसे सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, ये क्या होती है नॉन प्लास्टिक सॉइल्स होती हैं, तो जीरो उनके लिए होगा। और लो प्लास्टिक सॉइल्स मतलब जिनका लेस देन 7 होगा, तो इसमें आपका कुछ सिल्ट आ जाएंगी, कुछ तरह की सिल्ट या सिल्ट सैंड मिक्स। और 7 टू 17 वाले आपके मीडियम प्लास्टिक हैं, तो मीडियम प्लास्टिक में आपका सिल्ट आ जाएगा। और ग्रेटर देन 17 में आपके हाईली प्लास्टिक सॉइल्स हैं, इसमें आपका आ जाएगा क्ले। ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद हम देखते हैं IP को हम कभी निगेटिव नहीं लिखते हैं, IP को कभी हम निगेटिव नहीं रिपोर्ट करेंगे। यदि आपका तुम्हारा लिक्विड लिमिट आपका प्लास्टिक लिमिट से कम भी हो सकता है किसी स्टेज में। ऐसा आपका दिया है कि लिक्विड लिमिट आपको दिया, मान लीजिए एजम्पशन एक ऐसे हाइपोथेटिकल केस मान लीजिए कि लिक्विड लिमिट आपका मान लीजिए दिया है 5, प्लास्टिक लिमिट दिया है 10, तो आप IP इक्वल टू क्या करोगे, IP इक्वल टू WL माइनस WP करोगे, तो आपका क्यों -5 आ जाएगा। लेकिन कभी भी प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो आपका होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP को हम माइनस में, निगेटिव में नहीं रिपोर्ट करते हैं। यदि आपका निगेटिव आ रहा है तो उसको हम 0 लिखेंगे, तो हम उसको 0 कंसिडर करके चलेंगे। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्योंकि वैसा दे देता है तो उसका आंसर 0 होता है। अब 2 इंडेक्स और हैं, एक है कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, और एक है लिक्विडिटी इंडेक्स है। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC इक्वल टू क्या होता है, ये दोनों ही इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स दोनों ही शो करते हैं आपका इन सीटू बिहेवियर ऑफ सॉइल। इन सीटू बिहेवियर मतलब एट साइट, मतलब साइट पे जो उसका बिहेवियर है वो दिखाता है आपका ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या है, लिक्विडिटी इंडेक्स में ऊपर देखो नीचे IP ही है, WL माइनस WP दोनों में WL माइनस WP ही है डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे तो IP ही है, बस ऊपर ही याद करना है। तो ठीक है, तो बस ये याद करो कि लिक्विडिटी इंडेक्स में लिक्विड लिमिट नहीं आता है ऊपर न्यूमरेटर में, बस आपका याद हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स है WL माइनस WN अपॉन WL माइनस WP, WL माइनस WN अपॉन WL माइनस WP। और लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स होता है आपका WN माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L की जगह आ गया WN आ गया, WN माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। ठीक है, और IC प्लस IL आ गया, यदि आप जोड़ के देखोगे IC प्लस IL क्या होगा, IC प्लस IL होता है 1 हमेशा। तो ये चीज़ें हो गई, तो आपके डिफरेंट इंडेक्स हो गए और डिफरेंट लिमिट्स हो गई। तो अब एक चीज़ और बचता है आपका टफनेस इंडेक्स, एक इंडेक्स और बचता है, वो है टफनेस इंडेक्स। तो टफनेस इंडेक्स क्या होता है, टफनेस इंडेक्स दिखाता है आपका सॉइल का स्ट्रेंथ दिखाता है प्लास्टिक लिमिट। क्योंकि टफनेस इंडेक्स IT इक्वल टू होता क्या है, IT इक्वल टू टफनेस इंडेक्स होता है IP अपॉन IF, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन आपका फ्लो इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स, ये होता है आपका IT टफनेस इंडेक्स। IT इक्वल टू IP बाई IF, इसकी वैल्यू होती है 0 से 3 के बीच में, 0 होती है सैंड के लिए। ये तुम्हारा IT लेस देन 1 है। किसी का सॉइल का ये पूछता है कि मतलब यदि कोई सॉइल इजीली ब्रेकेबल है एट प्लास्टिक लिमिट, तो उसका IT क्या होगा। तो IT यदि लेस देन 1 है तो इजीली ब्रेकेबल होता है प्लास्टिक लिमिट में। टफनेस इंडेक्स आपका ये तो बता ही दिया कि डिनोट करता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, और यदि आपका प्लास्टिसिटी चार्ट जो होते हैं, आपके जो प्लास्टिसिटी चार्ट होते हैं, प्लास्टिसिटी चार्ट जो होता है वो प्लॉट होता है आपका IP और लिक्विड लिमिट के बीच में। प्लास्टिसिटी चार्ट आपका IP और लिक्विड लिमिट के बीच में होता है। ये आपको हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में बता देंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का लेक्चर हम कर लेंगे, उसमें आपका आ जाएगा प्लास्टिसिटी चार्ट। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा कब लो होता है, कब मीडियम प्लास्टिसिटी होती है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, वहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो आज हम वो नहीं देखेंगे, आज हम सिर्फ इंडेक्स प्रॉपर्टी ख़त्म करते हैं। तो कौन कौन सी इंडेक्स प्रॉपर्टी अब बची, अच्छा एक चीज़ ये डेंसिटी इंडेक्स है, रिलेटिव डेंसिटी बची, इसको भी यहीं कवर कर लेते हैं।
डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, आईडी होता है। तो ये होता है कोहेजनलेस सॉइल्स के लिए, कोहेजनलेस सॉइल यानी कि कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए होता है। ये आपका इंडिकेट करता है कि कितना कॉम्पैक्शन, जैसे आपको डिग्री ऑफ डेंसनेस जो होता है, डिग्री ऑफ डेंसनेस को ही ये रिप्रेजेंट करता है कोर्स ग्रेन सॉइल्स के। जैसे वाइड रेशियो आपका है गामा डी है, ये भी डिग्री ऑफ डेंसनेस को क्या कहते हैं आपका रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो आपका डेंसिटी इंडेक्स है, रिलेटिव डेंसिटी है, ये बेटर इंडिकेटर है आपका डेंसनेस ऑफ सॉइल का, बेटर देन है तुम्हारा ई और गामा डी से। तो आई डी इक्वल टू होता क्या, आई डी इक्वल टू होता ई मैक्सिमम माइनस ई अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, ई मैक्सिमम माइनस ई अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ई मैक्सिमम कब होगा, जब सॉइल अपने लूजेस्ट स्टेट में होगा, लूज स्टेट में होगा। और ई मिनिमम जब कब होगा, जब उसका डेंसेस्ट स्टेट में होगा। और ई जो है ई वो वाला वाइड रेशियो उसके नेचुरल स्टेट में जो सॉइल मिल रही है, ठीक है, एक्चुअल स्टेट में। तो आई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई मैक्सिमम माइनस ई अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। यदि इसको गामा डी के टर्म में लिखना चाहो तो क्या होगा, तो ये तुम्हारा जब गामा डी मिनिमम आ रहा होगा तब तुम्हारा क्या होगा, ई मैक्सिमम आ रहा होगा। जब गामा डी मैक्सिमम आ रहा होगा तो ई मिनिमम आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है, इन्वर्स रिलेशन होगा, क्योंकि गामा डी इक्वल टू क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। तो यहाँ से भी दे सकते हैं आप, इन्वर्स रिलेशन है, तो वहीं से आपका ये आ जाएगा। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी अपॉन 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी मैक्सिमम। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, यदि स्फेरिकल आपका है, यदि आपका स्फेरिकल यूनिफॉर्म ग्रेडेड सॉइल है, स्फेरिकल यूनिफॉर्म ग्रेडेड सॉइल है, तो ई मैक्सिमम जो होता है उसका मतलब कि लूजेस्ट स्टेट में जो उसका वाइड रेशियो होता है वो होता है आपका 0.91। ये स्फेरिकल के लिए है, ई मैक्सिमम इक्वल टू 0.91 और ई मिनिमम इक्वल टू होता है 0.35। ये लैब में हम करके देखते हैं, लैब से ही वैल्यू ये आई है। तो ई मैक्सिमम इक्वल टू 0.91 और ई मिनिमम इक्वल टू 0.35। तो ये आपका होगा डेंसिटी इंडेक्स का। अब आ जाते हैं तुम्हारे एक्टिविटी के। तो एक्टिविटी ऑफ सॉइल, तो हम जो इम्पोर्टेंट है इसका एक्टिविटी में पूछता क्या है, एक्टिविटी में पूछता है कि इसका फार्मूला क्या होता है। एक्टिविटी इक्वल टू होता है आई पी अपॉन परसेंटेज सी, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले। परसेंटेज ऑफ क्ले क्या होगा, यानी कि 2 माइक्रॉन से छोटे वाले पार्टिकल। तो एक्टिविटी इक्वल टू होता है आई पी अपॉन परसेंटेज सी। यदि तुम्हारा आई पी तुम्हारा लेस देन 0.75 है तो क्या होगा, सॉइल इनएक्टिव है। ये तुम्हारा ये एक्टिविटी, ये तुम्हारा एक्टिविटी लेस देन 0.75 है तो सॉइल आपका इनएक्टिव होगा, और ग्रेटर देन 1.25 पे ये एक्टिव होगा। मतलब 0.75 से कम पे ये तुम्हारा इनएक्टिव है, और ग्रेटर देन 1.25 पे एक्टिव है। बस इतना ही याद करना है। अब एक्टिविटी में जैसे तुम्हारा होता है मोंट मोरलाइट वगैरह, क्या होंगे, हाईली एक्टिव सॉइल होंगे, ये होता है। तो हमें इतना ही याद रखना है, ज़्यादा हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि उतना फिर आएगा नहीं। जैसे कोलैप्सिबिलिटी होता है, कोलैप्सिबिलिटी क्या होता है, कोलैप्सिबिलिटी होता है कि जैसे हमने कंप्रेसिबिलिटी पढ़ा था, तो कंप्रेसिबिलिटी में हमने क्या देखा था, कंप्रेसिबिलिटी में हमने देखा था कि ग्रेजुअल डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ग्रेजुअल डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट कांस्टेंट लोड, मतलब एक कांस्टेंट लोडिंग हो रही थी उस पर फिर जो ग्रेजुअल डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल था वो कहलाता था तुम्हारा कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोई लोडिंग नहीं होगा, यहाँ पे लोडिंग नहीं होगा, लोड आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। यहाँ चेंज होगा वाटर कंटेंट, यहाँ वाटर कंटेंट चेंज होगा कोलैप्सिबिलिटी में। इसका मतलब क्या है, ये है तुम्हारा डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्यू टू चेंज इन वाटर कंटेंट, यानी कि इंक्रीज इन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल की वजह से जो तुम्हारा जब रेन वगैरह आएगा तो क्या होगा, वाटर कंटेंट बढ़ेगा। तो वाटर कंटेंट बढ़ने की वजह से जो आपका सॉइल के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं हो रहा एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो कहलाता है कोलैप्सिबिलिटी। अब कोलैप्सिबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, कोलैप्सिबिलिटी डेल्टा सी पी इक्वल होता है डेल्टा एच बाई एच नॉट, डेल्टा कैपिटल एच अपॉन एच नॉट इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी नॉट इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 1 + ई नॉट। ये चीज़ हमने उसमें भी देखा था जब हम निकाल रहे थे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, एम बी निकाल रहे थे तो भी ये सब आया था, ठीक है। अब सेंसिटिविटी हमने कल डिस्कस किया था, सेंसिटिविटी आज भी थोड़ा इसमें हमने किस में सेंसिटिविटी डिस्कस किया था, शियर स्ट्रेंथ में। यहाँ भी देख लेते हैं सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या होती है भाई, सेंसिटिविटी आपका होता है कि सेंसिटिविटी रेशियो है आपका अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन अनडिस्टर्ब्ड स्टेट अपॉन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन रिमोल्डेड स्टेट। जैसे कोई सॉइल है तो सॉइल को यदि आप रिमोल्ड करते हो तो रिमोल्ड करने पे क्या होता है कि कुछ तो उसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं जो परमानेंट लॉस उसकी वजह से हो जाता है सॉइल के स्ट्रेंथ का, और कुछ क्या होता है आपका जो सॉइल पार्टिकल होता है, सॉइल पार्टिकल उस पर जो एडजॉर्ब लेयर है वाटर की, वो क्या होता है उसका रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो उसके रीअरेंजमेंट की वजह से कुछ लॉस आते हैं, ठीक है।
तो कुछ लॉस आते हैं, इसलिए रिमोल्डेड स्टेट में क्या होता है, यूसीएस कम हो जाता है। जैसे यदि क्ले है तो क्ले में तो हमेशा कम हो जाता है यूसीएस। यूसीएस क्या होगा, रिमोल्डेड स्टेट में हमेशा कम हो जाएगा। इसलिए क्ले की जो होती है सेंसिटिविटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि क्ले का यूसीएस अनडिस्टर्ब यूसीएस रिमोल्डेड से ज़्यादा होता है। या ये बोल सकते हो कि यूसीएस रिमोल्डेड क्ले का यूसीएस अनडिस्टर्ब से हमेशा कम होता है। तो वहाँ पे हमेशा क्ले में आपका सेंसिटिविटी ग्रेटर देन 1 आती है। तो अब सेंसिटिविटी का फार्मूला यही है, यूसीएस अनडिस्टर्ब अपॉन यूसीएस रिमोल्डेड, या सी अनडिस्टर्ब क्ले के लिए सी अनडिस्टर्ब अपॉन सी रिमोल्डेड, या टी अनडिस्टर्ब अपॉन टी रिमोल्डेड। वो दोनों बाकी क्ले के लिए थे। तो ये हो गया आपका सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी में भी हमने बता दिया था कि अब तो जीरो यदि आपका है, जीरो पे क्या आपका होता है, जीरो क्या आपका इनसेंसिटिव है, यानी कि लो सेंसिटिव, मतलब क्या कहते हैं एकदम कुछ भी सेंसिटिविटी नहीं है, इनसेंसिटिव है। और उसके बाद तुम्हारा क्या होता है 2 to 4, जीरो हो गया। जीरो से बाद फिर तुम्हारा क्या होता है 2 to 4 होता है। 2 to 4 पे तुम्हारा फिर लो सेंसिटिविटी होता है। फिर 4 to 8 होता है। 4 to 8 पे तुम्हारा क्या होता है हाई सेंसिटिव, मीडियम सेंसिटिव होता है। फिर 4 to 8 क्या 2 to 4 बता दिया, 4 to 8, फिर 8 to 16। 8 to 16 पे आपका मतलब डबल डबल हो रहा है। 8 to 16 पे आपका फिर हो जाता है हाई सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी, और उसके बाद ग्रेटर देन 16 पे फिर उसका हो जाता है एक्सट्रीमली सेंसिटिव। तो ये वाली चीज़ें आपकी हो जाती हैं चार्ट। तो अब उसमें होता क्या है, लो सेंसिटिविटी में आपके जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होते हैं वो लो सेंसिटिविटी में होते हैं। हनीकॉम्ब और फ्लॉकुलेंट का मिक्स जो होता है वो आपका होता है मीडियम वाले में, और हनीकॉम्ब जो आपका होता है वो फ्लॉकुलेंट जो आपका होता है वो आ जाता है आपका हाई सेंसिटिविटी में। और एक्स्ट्रा सेंसिटिव में आपका तुम्हारे जो मोंटेमोरलाइट, बेंटोनाइट, ये सब क्ले आ जाएंगी एक्स्ट्रा सेंसिटिव में। तो ये हो गया आपका सेंसिटिविटी का। सेंसिटिविटी के बाद हम देखते हैं थिक्सोट्रॉपी। तो सेंसिटिविटी और थिक्सोट्रॉपी एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है कि आपने देखा था, अभी हमने बताया कि यदि हम रिमोल्ड कर रहे हैं सॉइल को, तो रिमोल्ड करने पे क्या हो रहा है कि बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और वाटर का रीअरेंजमेंट हो रहा है, सॉइल पार्टिकल का रीअरेंजमेंट हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्ट्रेंथ में कमी आ रही है, स्ट्रेंथ में कमी आ रही है। तो सॉइल में क्या होगा, यदि आप रिमोल्ड करोगे तो स्ट्रेंथ में कमी आएगी। लेकिन आप यदि कुछ टाइम तक उसको छोड़ते हो, मतलब कुछ टाइम तक उसको क्या करते हो, उसको टाइम दोगे, तो टाइम देने पे क्या होता है, सॉइल की अपनी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ पार्ट, मतलब जो परमानेंट लॉस हो गया है वो तो नहीं रिगेन कर पाएगा। बॉन्ड ब्रेक की वजह से जो परमानेंट लॉस हुआ है उस पार्ट को तो नहीं रिगेन कर पाएगा, लेकिन बाकी पार्ट को क्या करेगा, रिगेन कर लेगा उस स्ट्रेंथ को एक सब्सिक्वेंट टाइम में। तो इस प्रॉपर्टी को हम थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। मतलब थिक्सोट्रॉपी वो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल होगी बाई विच लोस्ट स्ट्रेंथ, मतलब जो आपका स्ट्रेंथ उसका चला गया था, लॉस्ट स्ट्रेंथ रिगेन्ड एट कांस्टेंट वाटर कंटेंट। हमें वाटर कंटेंट चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, तो आपका सेंसिटिविटी हो गया, थिक्सोट्रॉपी हो गया, कोलैप्सिबिलिटी हो गया, एक्टिविटी हो गया, और कंसिस्टेंसी हो गया। तो इस तरह से आपकी ये 5 इंडेक्स प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई, और इंडेक्स प्रॉपर्टी का सारी चीज़ें हो गई। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी का पार्ट 2 भी ख़त्म होता है। और अब हमें क्या बचा है, पहली यूनिट में हमारा बचा है सॉइल का क्लासिफिकेशन बचा है, और सोल ऑफ सॉइल के जो फार्मूले बचे हैं वो बचे हैं। तो उसको हम एक नेक्स्ट लेक्चर में, उसके लिए हम एक नया लेक्चर बना देते हैं, उसमें करेंगे उसको। ठीक है, तो आज के लिए हम इसको विदा लेते हैं, और फिर मिलेंगे हम। आज ही हम हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर बना दें, या तो फिर कल मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाला आप पार्ट 2 भी करिए, और इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिए। अपने कॉलेज ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, स्टडी ग्रुप और दोस्तों को सबको दिखाइए, और चैनल सब्सक्राइब करिए, और मौज में रहिए। अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ते रहिए भाई। ठीक है, स्टे मोटिवेटेड एंड लर्न। ठीक है, विदा लेते हैं। राम राम भाई।